की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि वकांडा मुल्क का राजा, जिसका नाम टिचाला है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज वकांडा के पास है ही नहीं। तो अपने भाई टिचाला की जान बचाने के लिए उसकी बहन शूरी अपनी लैब में कई सारे टेस्ट कर रही होती है, ताकि किसी तरह वो एक नकली जड़ी बूटी बना ले जो बहुत ही ताकतवर है, जिसके बाद उसकी ड्रिंक बनाकर वो टिचाला को पिला दे और उसकी जान बच जाए। दरअसल इस वक्त वकांडा में वो जड़ी बूटी एक भी नहीं होती। शूरी यहाँ पर बहुत कोशिश करती है, मगर फिर भी वो उस जड़ी बूटी को बनाने में कामयाब नहीं होती। यहाँ पर वो अपने रोबोट से भी अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर रोबोट कहता है कि टिचाला की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका बचना बहुत मुश्किल है, उसके दिल की रफ्तार भी लगातार नीचे गिर रही है। तब इसकी फौरनी बाद शूरी के पास उसकी माँ रमोंडा आती है, जो कहती है बस रुक जाओ शूरी, अब ये सब करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टिचाला अब नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात बताते ही शूरी और उसकी मोम रमोंडा दोनों ही रोने लगती हैं। अब अगले ही दिन टिचाला का फ्यूनरल किया जाता है, यानी उसे दफनाया जाता है, जहाँ वकांडा के सभी लोग अपने राजा टिचाला को बड़े अच्छे से आखिरी गुड बाय करते। अब ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर जाता है, जहाँ वकांडा ने ये वक्त अपने किसी भी राजा या रानी के बगैर गुजार दिया था। मगर अब 1 साल गुजर जाने के बाद वकांडा ने रमोंडा को ही अपनी रानी बना लिया होता है, ताकि वो अपने बेटे टिचाला की जगह लेकर वकांडा को संभाल सके। इसके बाद हमें समंदर में एक बड़े से शिप को दिखाया जाता है, जो शिप दरअसल वकांडा की एक लैब की तरह ही थी, जहाँ कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक मेटल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। मगर तभी कुछ सिपाही आकर यहाँ हमला कर देते हैं और चारों तरफ से शिप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल यहाँ उसी मेटल को चोरी करने के लिए आए थे, मगर तभी इधर वकांडा के सिपाही भी आ जाते हैं और उन चोर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वो इन्हें काफी मारने के बाद बंदी बना लेते हैं और अपने पास कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के सभी मुल्कों की एक काफी बड़ी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वकांडा की रानी रमोंडा को भी बुलाया जाता है। यहाँ दुनिया के सभी मुल्कों के लीडर्स रमोंडा से कहते हैं कि आपका मुल्क वकांडा दुनिया की सबसे खतरनाक मेटल की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग अपना वो सारा मेटल हमें दे दो, हम उसे संभाल के रखेंगे, जिसकी फिक्र करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब उनकी इस बात का जवाब देते हुए रमोंडा कहती है कि वकांडा हजारों सालों से इस मेटल की हिफाजत करते आया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और रही बात कि हम मेटल को तुम्हारे हवाले कर दें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उस मेटल से खतरनाक हथियार ही बनाओगे, जिनकी मदद से तुम दुनिया को तबाह बर्बाद कर दोगे। इतना कहते ही रमोंडा उन सभी सिपाहियों को भी वहाँ पेश करती है, जो वकांडा के शिप में उस मेटल को चुराने आए थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने पास कैद किया हुआ था। इसके बाद वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि वकांडा का राजा क्योंकि मर चुका है तो उसकी हिफाजत करने के लिए कोई राजा, कोई ब्लैक पैंथर नहीं है, और अब यही सही वक्त है उस मेटल को चुराने का, है ना। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि इस गलत फहमी में मत रहना। बेशक वकांडा ने अपने राजा को खो दिया है, लेकिन उसके सिपाही आज भी अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। ये कहने के बाद वो पूरी दुनिया को वार्निंग, यानी चेतावनी देते हुए कहती है कि इसके बाद भी अगर किसी ने वकांडा या उसकी मेटल पर नजर डाली तो फिर देख लेना, इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हमें दोबारा से समंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ सिपाही और ऑफिसर्स को देखते हैं। ये सभी सिपाही और ऑफिसर्स असल में अमेरिका और एक एजेंसी के थे। ये सभी समंदर के अंदर उसी मेटल की खोज कर रहे होते हैं। इनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जो उस मेटल को ढूंढ सकती थी, जहाँ फिर इसी मशीन के जरिए उन्हें पानी में एक जगह आखिरकार इस मेटल के बारे में पता लगता है। तब उस मेटल को देखने 2 ऑफिसर्स पानी में जाते हैं, मगर फिर तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है, और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि नेमोर के शहर के सिपाही होते हैं। नेमोर के इस शहर का नाम टालोकान होता है, जिसे हम अटलांटिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर टालोकान के लोग सभी अमेरिकन सिपाहियों को मार देते हैं। फिर इधर हमें ये भी पता चलता है कि जब हजारों साल पहले आसमान से ये मेटल जमीन पर आया था, तब वो वकांडा के साथ साथ टालोकान के समंदर में भी गिरा था। मतलब कि ये मेटल वकांडा के अलावा टालोकान के पास भी है, जिसे चुराने ही अमेरिकन सिपाही आए थे। पर अब क्योंकि उनके पास ये मेटल है, तो टालोकान के सिपाहियों ने भी इससे अपने हथियार बनाए हुए। नेमोर जो हथियार इस्तेमाल करता है, जो एक रॉड है, वो भी इसी मेटल का ही बना हुआ है। उधर रमोंडा अपनी बेटी शूरी को एक नदी के किनारे लाती है, जहाँ रमोंडा अपने सफेद लिबास को जला देती है, जो उसने अपने बेटे टिचाला की मौत की वजह से पहना हुआ था। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि वो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आ जाए।
है। असल में ये वकांडा के लोगों की सोच होती है कि अगर हम सफेद लिबास को जला दें तो मरने वाले के गम से हम बाहर आ जाएंगे और हमें उसकी याद भी नहीं आएगी। मगर क्योंकि शूरी इन सब पर यकीन नहीं करती थी तो वो अपना लिबास नहीं जलाती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही माँ बेटी फिर भी टिचाला की याद में रोने लगती है। इतने में ही नेमोर नदी से बाहर निकल कर आता है। वो उन दोनों को अपने बारे में बताता है। कहता है कि मैं टालोकान शहर का राजा हूँ। मुझे आपसे टिचाला के बारे में बात करनी है, जो गलती उसने की उसके बारे में। जब से टिचाला ने पूरी दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सबको वकांडा के बारे में पता चला है। तभी से सारी दुनिया इस मेटल के बारे में जान गई है और ये भी कि वकांडा के पास ये मेटल मौजूद भी है। तो तभी से सब लोग इस मेटल के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से मेरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि ये मेटल हमारे पास भी तो है। मेरा मानना है कि जब से दुनिया को आपकी मुल्क वकांडा की सच्चाई पता चली है कि आप लोगों के पास वो मेटल है, तब से पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। और अगर दुनिया को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि वो मेटल हमारे पास भी है, तो सारी दुनिया के लोग हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे और हमारा जीना भी हराम कर देंगे। और हो ना हो बहुत जल्द उन्हें इस बारे में पता लगने वाला है, क्योंकि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जो इस मेटल को ढूंढ सकती है। उस मशीन को अमेरिका की एक काफी चालाक साइंटिस्ट ने बनाया है। अब मेरा मशवरा ये है कि आपको और हमें मिल जाना चाहिए। दोनों मुल्कों को साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि वकांडा और टालोकान को ये पूरी दुनिया वाले खत्म कर दें, बेहतर नहीं है हम दोनों ही मिलकर पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें, क्योंकि इसके बाद हम दोनों मुल्क सुकून से अमन से अपनी जिंदगियां गुजार सकेंगे। दुनिया को तबाह करने वाली बात सुनकर रमोंडा चिढ़ जाती है और उसकी ऑफर लेने से मना कर देती है और कहती है कि हम अमन पसंद है, हम कोई भी तबाही बर्बादी नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अब ना सुनकर नेमोर कहता है कि ठीक है, अगर वकांडा को टालोकान के साथ नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हमें वो साइंटिस्ट सौंपनी होगी जिसने इस मेटल को ढूंढने की मशीन बनाई है, ताकि मैं उस साइंटिस्ट को मार दूं और अमेरिकन मेटल को ढूंढते हुए हमारे मुल्क में ना आ जाएं। अब नेमोर उन्हें एक हफ्ते का वक्त देते हुए कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी फौज के साथ। और तब तक अगर आपने उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि वकांडा हमारा दोस्त है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और फिर ये धमकी देने के बाद नेमोर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रमोंडा वापस आकर अपने जनरल को ये काम देती है कि वो उस साइंटिस्ट को कैसे भी करके पकड़ कर लाए जिस साइंटिस्ट ने मेटल ढूंढने वाली मशीन बनाई है। तब यहाँ जनरल कहती है कि मैं आपकी बेटी शूरी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। जहाँ पहले तो रमोंडा इसके लिए मना कर देती है, मगर बाद में शूरी को ले जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल अमेरिका पहुँच जाती है और कैसे भी करके उस साइंटिस्ट को ढूंढ ही लेती है। यहाँ उन्हें हैरान करने वाली बात ये पता चलती है कि वो साइंटिस्ट सिर्फ 19 साल की एक कॉलेज जाने वाली लड़की है जिसका नाम आयरन हार्ट है। उसे खोजते ही वो दोनों उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि अमेरिका और एजेंसी के लोग कब से उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा से ही शूरी और आयरन हार्ट पर नजर रखी हुई थी। वो लोग अब इन तीनों को सरेंडर करने का बोलते हैं, इन्हें खुद को उनके हवाले करने का। मगर तभी वो साइंटिस्ट यानी आयरन हार्ट अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब अपना सूट पहनकर वहाँ से उठ जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल भी उसकी गाड़ी और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ तो किसी तरह वो एजेंसी से बच जाते हैं, मगर आगे जाते हैं टालोकान के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन सिपाहियों को नेमोर ने ही भेजा होता है ताकि वो आयरन हार्ट को पकड़कर नेमोर के पास ले आए। यहाँ टालोकान के सिपाही जनरल से काफी लड़ाई कर रहे होते हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जवाब में जनरल भी उनसे लड़ती है और आयरन हार्ट को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि टालोकान के सिपाही काफी बहादुर थे, इसलिए वो जनरल को हरा देते हैं और फिर आयरन हार्ट के साथ साथ शूरी को भी नेमोर के पास ले जाते हैं टालोकान में। फिर जब अकेली जनरल वापस लौटती है तो वो रेमोंडा को इस सब के बारे में बताती है, मगर उसे ये बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है कि जनरल होकर उन दोनों को नहीं बचा पाई, इसीलिए वो इसे जनरल वाले ओहदे से हटा देती है। इसके बाद रेमोंडा पुरानी जनरल जो कमांडर भी थी उसके पास जाती है, जो पहले वकांडा के लिए ही काम कर चुकी थी। रेमोंडा का मानना था कि वो कमांडर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जा चुकी है और किसी दूसरे मुल्क में कैसे घुसा जाता है इस बात का तजुर्बा उसके अलावा और किसी के पास भी नहीं, तो जरूर यही टालोकान जाकर उसकी बेटी शूरी और आयरन हार्ट को बचा सकती है। रेमोंडा सारी बात कमांडर को बताती है
जहाँ वो शूरी और आयरन हार्ट को वापस लाने का बोलती है, जिसके बाद वो कमांडर सीधा टालोकान पहुंचकर वहाँ के काफी सारे सिपाहियों को मार देती है और उन दोनों यानी शूरी और आयरन हार्ट को भी बचाकर वापस वकांडा ले आती है। लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि जब शूरी और आयरन हार्ट नेमोर के पास थे, तब शूरी ने बार बार नेमोर को समझाया था कि आप आयरन हार्ट को मत मारिए, इसका कोई कसूर नहीं है। और इसी दौरान नेमोर ने भी उसे शुरुआत से ही अपनी सारी बात बताई होती है, जहाँ अब हम भी नेमोर के बारे में शुरू से ही जान पाते हैं। हमें पता चलता है कि नेमोर की उम्र 450 साल है, जहाँ 450 साल पहले नेमोर के जो माँ बाप थे वो इंसान ही थे, लेकिन फिर नेमोर की माँ बाप समेत उसके गाँव के सभी लोग बीमारी और गरीबी की वजह से मारे जा रहे थे। जहाँ ये सब लोग मिलकर अपने गॉड से दुआ करते हैं, तब गॉड इनके सपने में आकर सभी को एक फूल के बारे में बताते हैं, जो बिल्कुल उस कीमती ताकतवर जड़ी बूटी जैसा था। वही जड़ी बूटी जिसे शूरी भी अपने लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। फूल के बारे में पता लगने के बाद नेमोर के माँ बाप और गाँव के सभी लोग पानी में जाकर उस फूल को हासिल कर लेते हैं और उसका रस निकाल कर पी जाते हैं। मगर उसे पीते ही इनका जिस्म और दिमाग एकदम बदल जाता है। पूरे जिस्म का रंग ही नीला पड़ गया था। इंसान तो ये कहीं से भी नहीं लग रहे थे, मगर ऐसा होते ही इनकी ताकतें काफी हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, ये लोग ऐसे बनने के बाद जमीन पर नहीं रह सकते थे। तब जिंदा रहने के लिए ये लोग पानी में जाते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ वही रह सकते। ये वो वक्त था जब नेमोर पैदा होने वाला था, जहाँ कुछ वक्त के बाद वो पैदा हो ही जाता है। और क्योंकि नेमोर की मोम ने भी इस फूल को इस्तेमाल किया था, इसीलिए सारी ताकतें नेमोर को भी मिली थी। मगर हैरत थी कि वो पानी के साथ साथ बाहर जमीन पर भी जिंदा रह सकता था। इसके अलावा उसके पैरों में पंख भी थे और कान भी नुकीले थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी मोम की मौत का वक्त करीब आ गया होता है। मरने से पहले उसकी मोम की बस यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पहले की दुनिया यानी जमीन को देखना चाहती हूँ, और अगर ना देख पाऊँ तो मुझे मेरे गाँव में ही दफनाया जाए। अब अपनी मोम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेमोर उनकी लाश को उनके गाँव में ले जाता है। मगर यहाँ आकर वो देखता है कि गाँव के लोगों पर बाहर के लोग जुल्म कर रहे हैं, जो नेमोर पर भी गोली चलाते हैं। अब उसे तो इस हमले से कुछ भी नहीं होता, मगर उन सभी लोगों को मारकर वो इस पूरी जगह को जला देता है। और बस इसी दिन के बाद से नेमोर पानी के बाहर यानी जमीन पर रहने वाले लोगों से नफरत करने लगता है। अपनी सारी कहानी बताने के बाद उसने शूरी को एक ब्रेसलेट भी दिया था, जो टालोकान की ताकतवर जड़ी बूटियों से बना था। मगर जब उसे ये पता चलता है कि कमांडर शूरी और आयरन हार्ट को यहाँ से ले गई है और उसने इसके कुछ लोगों को भी मार दिया है, तो ये जान उसे वकांडा पर बहुत गुस्सा आता है और अब वो जाकर सीधा वकांडा पर हमला ही कर देता है। वो यहाँ के एक पूरे शहर को बर्बाद कर देता है, जिसमें जाहिर है वकांडा के बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ रानी रेमोंडा भी मारी जाती है। लेकिन मरते मरते वो रेमोंडा से कहता है कि ये हमला तो बस एक हल्की सी झलक है, मैं कुछ वक्त के बाद अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और पूरे ही वकांडा को तहस नहस करके रख दूंगा। इतना कहते ही वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही बात शूरी को पता चलती है कि मेरी मॉम की मौत हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। मगर नेमोर को रोकने और उससे बदला लेने के लिए वो जड़ी बूटी पर दोबारा से काम करने लगती है। वो उस ब्रेसलेट जो उसे नेमोर ने दिया था, उसमें से जड़ी बूटियों को निकालकर उन पर ही टेस्ट करने लगती है, जहाँ बहुत जल्द वो ये जान पाती है कि ये भी कोई आम जड़ी बूटियाँ नहीं है, बल्कि इनमें भी ताकतवर जड़ी बूटी वाली सारी ताकत है। ये जानते ही वो इन सारी जड़ी बूटियों को अपनी भाई टिचाला के डीएनए से मिला देती है, जिसके बाद आखिरकार यहाँ वो नकली जड़ी बूटी बना ही लेती है। और जैसे वो इसका रस पीती है तो ये सोचती है कि मुझे मेरे मॉम डैड नजर आएंगे, मगर उसे वो नहीं बल्कि खतरनाक सिपाही दिखता है, जो शूरी को कहता है कि तुम अपने भाई टिचाला की तरह रहम दिल और बहादुर नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, गुस्से वाली, बदला लेने वाली। तुम्हें सिर्फ बदला चाहिए, तुम अपने भाई की जगह कभी भी नहीं ले सकती। ये सुनते ही शूरी चिढ़ जाती है और उस ताकतवर जड़ी बूटियों की वजह से तो उसे पहले ही ताकतें मिल गई थी, जिनका इस्तेमाल करके वो ब्लैक पैंथर सूट पहनकर बन जाती है नई ब्लैक पैंथर। इसके साथ ही यहाँ लैब में आयरन हार्ट भी अपने लिए एक मजबूत सूट बना लेती है, जो काफी मॉडर्न था। उन दोनों ने तो ये बात पहले ही पता लगवा ली थी कि नेमोर की कमजोरी हीट है, गर्मी है, इसीलिए अगर उसे हीट में रखा जाए या पानी से दूर कहीं बाहर रखा जाए तो वो कमजोर पड़ सकता है। इस सारी तैयारी के साथ वो अपनी आर्मी को लेती है और सीधा जाकर नेमोर के शहर टालोकान पर हमला कर देती है, जिसके बाद यहाँ वकांडा और टालोकान के बीच काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ शूरी अपने ब्लैक पैंथर वाले सूट में आकर नेमोर को अपनी काफी बड़ी शिप में ले आती
जाती है, जिसके अंदर उसने बड़े बड़े हीटर्स लगाए हुए थे जिनसे बहुत सारी गर्मी और सेक निकल रही होती है। अब इतनी गर्मी से नेमोर कमजोर तो पड़ता है, मगर क्योंकि उसके हाथ में उसका हथियार था यानी वो रॉड जो खतरनाक मेटल से बना था, उसकी मदद से वो उस पूरी शिप को ही तबाह कर देता है, जिसके बाद अब वो शिप नीचे गिरने वाली होती है। मगर शूरी यहाँ अपनी ताकत लगाकर कैसे भी करके शिप को उड़ाकर एक रेगिस्तान में ले जाती है ताकि वो नेमोर को पानी से दूर रख सके, उसे कमजोर करने के लिए। अब रेगिस्तान में आकर नेमोर और शूरी के बीच काफी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें नेमोर अपने रॉड को शूरी के पेट के आर पार कर देता है, जिससे वो काफी कमजोर हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो पानी की तरफ वापस जाने लगता है ताकि उसे दोबारा से ताकत मिल सके, मगर पानी तक जाने से पहले ही शूरी अपने टूटे हुए शिप को तबाह कर देती है, यानी उसे उड़ा देती है, जिससे निकलने वाली आग से इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि नेमोर कमजोर होने लगता है। जिसके बाद वो उसी के हथियार से नेमोर पर हमला कर देती है और कहती है कि या तो तुम इस जंग में हार मान जाओ या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब यहाँ तुम्हारे लिए हार मानना ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने जंग ना रोकी तो बाकियों के साथ साथ तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। वो शूरी की ये बात मान जाता है, इसीलिए उसके सामने हार मान जाता है। वो दोनों अब एक साथ मिल जाते हैं और अपने लोगों के पास आकर जंग को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, दोनों मुल्कों के लोग बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि वकांडा का ये असूल है कि किसी भी इंसान को राजा या रानी बनने से पहले खुद को साबित करना होता है। उसे अपने मुल्क में होने वाली तलवारबाजी और लड़ाई में जीतकर ये साबित करना होता है कि मैं सबसे बहादुर हूँ, मैं ताकतवर भी हूँ और राजा बनने के काबिल भी। लेकिन हाँ, ये सब उसे बगैर किसी भी ताकत जैसे उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किए बगैर करना। अब क्योंकि शूरी ही नई रानी बनेगी, इसलिए उसने भी खुद को साबित करना था ये लड़ाई जीतकर। मगर तभी दिखाया जाता है कि शूरी यहाँ नहीं है, वो इधर से गायब है और यहाँ एक ताकतवर और खतरनाक सिपाही था जो लड़ रहा था। इसका मतलब ये था कि अब यही सिपाही वकांडा का नया राजा होगा। अब हम शूरी को देखते हैं जो यहाँ से सीधा गई होती है कमांडर के पास, जहाँ उसने अपना सफेद सोग वाला लिबास जला दिया होता है ताकि वो अपने भाई और माँ के गम से बाहर आ सके, क्योंकि अब उसे भी ऐसी बातों पर यकीन होने लगता है। यही वो कमांडर शूरी को अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि मैंने और तुम्हारे भाई टिचाला ने छुपकर शादी कर ली थी और ये बच्चा मेरा और टिचाला का है, यानी तुम्हारे भाई का। इस बात का सिर्फ रमोंडा को ही पता था, जिसके बाद आज तुम्हें भी पता चल गया। यहाँ वो बच्चा शूरी को अपना नाम बताता है, जिसके साथ ही